तो आज एक बार फिर से मैं संधि का चैप्टर लेकर आई हूँ। पिछली क्लास में भी 2 क्लासों में लगातार मैं संधि करवा रही हूँ। तो संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग, यानी कि 2 अक्षरों को जोड़ना। अक्षर स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, या विसर्ग की भी हो सकते हैं, क्योंकि संधि के 3 रूप होते हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि, है ना। तो हम सबसे पहले स्वर संधि को समझेंगे। इसमें आ, बड़ा आ लगा, जहां पे बड़ा आ, बड़ा ऊ या बड़ी ई लगी हो 2 शब्दों को जोड़ते समय, वहां पर दीर्घ संधि होती है। यहाँ पर विधुदय लिखा हुआ है, यानी कि बड़ा ऊ दिया हुआ, विधुधन उदय, तो बड़ा ऊ होने के कारण यानी दीर्घ ऊ होने के कारण यहाँ भी दीर्घ संधि है। अब सप्तऋषि लिखा है, सप्तर्षि में सप्त और ऋषि 2 शब्दों को जोड़ा गया। यहाँ पर जब अ के साथ री मिल जाता है, अर बनता है, तब वहां पर गुण संधि होती है। तो सप्तर्षि में गुण संधि है। इतनी बात अभी हम समझ लेते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि दीर्घ संधि के उदाहरण हम कैसे देखें। दीर्घ संधि के उदाहरण अब हम डिटेल से देखेंगे, विस्तार में देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हिम धन आलय, यानी हिमालय बना। आ की मात्रा जहां पर दी होती है वो दीर्घ संधि होती है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। हिम और आलय दोनों शब्दों को जोड़ा तो बड़ा आ यानी कि दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर होने के कारण ये दीर्घ संधि हो गई। पुस्तक आलय तो पुस्तकालय, का में बड़ा आ गया तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो गई। सूर्य उदय, सूर्योदय हो गया, यानी अ और उ मिलकर ओ बना, तो यहाँ पर ये गुण संधि हो गई। यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है, यहाँ पर गुण संधि हो गई। सत्य आग्रह, तो यहाँ पर आ दीर्घ आ हो गया, इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई। अब हम विस्तार से दीर्घ संधि को समझेंगे कि दीर्घ संधि को हम कैसे समझे। हमें अभी शॉर्टकट में अभी ये पता चला कि जहां पर दीर्घ स्वर आता है 2 शब्दों के मिलने से, वहां पर दीर्घ संधि होती है ना। अभी हमने ये समझा ना। तो अब हम और विस्तार से इसको देखेंगे कि दीर्घ संधि को कैसे समझे। दीर्घ संधि का मतलब है कि जब ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ स्वर जहां आता है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ, और यहाँ पे री भी होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, री भी होता है। तो अ ई उ यही शब्द आपस में दीर्घ बनाते हैं, यानी कि दोनों तरफ अ वही स्वर हो और दोनों तरफ अगर ई है या दोनों तरफ उ है। दोनों तरफ का मतलब है कि 2 पार्ट होते हैं, 2 शब्द होते हैं। जैसे अभी हमने बताया था पुस्तक आलय, एक ये शब्द है और एक ये शब्द है ना। पुस्तक और आलय 2 शब्द है ना। इसका अ मिला और इसका अ मिला, इन दोनों को मिलाकर पुस्तका, का में आ बन गया। तो यानी कि इन 2 शब्दों को मिलाकर जब दीर्घ स्वर आ गया, दोनों में अ आया हुआ है, ये वाली दोनों की बात कर रही हूं, दोनों तरफ अ आया, एक ही स्वर आया हुआ है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ उ आया हुआ है, तो दोनों तरफ उ होने के कारण उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो अभी मैं बता रही थी कि दोनों तरफ समान स्वर हो, जैसे अ इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों को मिलकर एक दीर्घ आ हो गया। अब जैसे यहाँ पे चाहे ह्रस्व आ है और इधर दीर्घ आ है, लेकिन दोनों तरफ आ है, तो इसलिए इसी का बड़ा रूप दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर ई है, ई और ई है, दोनों तरफ समान स्वर है, तो इसी स्वर का दीर्घ हो गया, यानी कि बड़ी ई हो गई, है ना। इसी तरह से ऊ भी देख ले, ऊ अगर है तो दोनों तरफ ऊ आया हुआ है, ऊ और ऊ, तो उसी स्वर का दीर्घ ऊ बन गया। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। जो भी स्वर दिया हुआ है दोनों तरफ समान स्वर है, तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले अ वाले शब्दों को देखेंगे कि अ पर, अधीन, पर में अ की साउंड आ रही है, इसलिए इसका अ पर में अ की साउंड आ रही है ना, पर आवाज आ रही है, यानी इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, अ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो ये पराधीन बन गया शब्द। वेद अंत वेदांत हो गया। राम अवतार रामावतार, जो ये वाले व्यंजन होते हैं ना, इसमें बड़ा आ की मात्रा अगर लग रही है, दीर्घ आ लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि है। राम अवतार, पुष्प अंजलि, पुष्पांजलि हो गया। अब यहाँ पर इधर आ यानी कि पूर्व रूप में बड़ा आ है और इधर छोटा आ है, लेकिन है दोनों तरफ आ, तो दोनों को मिलाकर बड़ा आ ही बनेगा। जैसे दीक्षा और अंत दीक्षांत, परीक्षा अर्थी परीक्षार्थी, विद्या अर्थी विद्यार्थी, सीमा अंत सीमांत ना। बात समझ में आ रही है बेटा। तो स्वर जो है उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इधर देखो, ये भी उसी तरह से दिया हुआ, इधर छोटा आ और इधर बड़ा आ, तो बनेगा वो दीर्घ आ ही। तो नव आगंत नवागत, सत्य आग्रह सत्याग्रह, छात्र आवास छात्रावास, देव आलय देवालय, आ और आ मिलकर बड़ा, चाहे दोनों तरफ दीर्घ आ है, तो इसका रूप दीर्घ आ ही बनेगा। तो वार्ता आलाप वार्तालाप,
विद्यालय, विद्यालय है ना, दोनों तरफ बड़ा आ रहा है ना, वार्ता और आ, तो दोनों मिलाकर भी बड़ा आ ही बनेगा। चिकित्सालय, चिकित्सालय। दया आनंद, दयानंद। ई और ई, छोटी ई और ई मिलकर बड़ी ई बनता है। तो और यहाँ पे देख लो, ई और ई मिलकर बड़ी ई बनता है। पहले इस वाले उदाहरणों को देख लें। तो अब यहाँ पर ई आ गया, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर है, इसलिए इसी ई का बड़ी ई हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, इसीलिए इसको दीर्घ संधि का नाम दिया गया है। तो कवि इच्छा, कवि इच्छा। मुनि इंद्र, मुनि इंद्र, यानी कवि है, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाली ई मिलकर बड़ी ई हो गया, तो कवि इच्छा हो गया। मुनि इंद्र, यहाँ पर छोटी ई है, लेकिन ये वाला ई मिलकर मुनीन्द्र, बड़ा ई बन गया, मुनीन्द्र, है ना। कवि ईश्वर, कवीश्वर। कपीश, कपीश, इस तरह से शब्द बन रहा है। अब यहाँ पर देख लो, इधर बड़ी ई है और इधर छोटी ई है, फिर भी रूप इसका दीर्घ ई ही बनेगा। तो नारी इंदु, नारी इंदु। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। पत्नी इच्छा, पत्नी इच्छा, है ना। इसी तरह से इधर दोनों तरफ ई आया है, फिर भी ये बड़ी ई ही बनेगा। तो नारी ईश्वर, नारीश्वर। मही ईश्वर, महीश्वर। नदी ईश, नदीश, इस तरह से शब्द बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे देखो बड़ी ई आया हुआ है, बड़ी ई आया है, इसलिए ये दीर्घ संधि है। यहाँ पर भी नारींदु, बड़ी ई। लक्ष्मी इच्छा, बड़ी ई। पत्नी इच्छा, बड़ी ई। तो बड़ी ई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि। अब ऐसे ही ऊ वाले में भी हम देखेंगे, ऊ और ऊ दोनों तरफ है, दोनों तरफ ऊ और ऊ है, तो बड़ा ऊ बन रहा है। कैसे? भानु उदय, दोनों तरफ छोटा ऊ है, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ऊ ही बनेगा। तो भानु उदय, भानु न में छोटा ऊ लगा है और इधर भी उदय में भी छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर भानु, ना में बड़े ऊ की मात्रा लगी, भानु उदय। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। ये देखो, गुरु में रा में छोटा ऊ है, और इसी रा में जब हम इसको लिखेंगे, बच्चे रा में ऊ की मात्रा को समझ नहीं पाते कि छोटा ऊ और बड़े ऊ में क्या अंतर है। रा में जब हम बिना गोल घुमाए रखते हैं, वो छोटा ऊ होता है। अब यहाँ पे देखो गोल घुमाकर आया हुआ ना, तो ऐसा रा में बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर पूर्व रूप में छोटा ऊ और इधर दूसरे उत्तर पद में बड़ा ऊ है, फिर भी बड़ा ऊ ही बना। सिंधु ऊर में, सिंधूर में। लघु ऊर में, लघूर में, है ना। वधु उत्सव, वधूत्सव, बड़ा ऊ हो गया। भू उद्भार, भूतभार। भू ऊर्ध्व, भूर्ध्व। भू ऊर्जा, भूर्जा। अब आगे देखते हैं गुण संधि क्या है। जब यहाँ इसकी परिभाषा देखो ध्यान से, कि जब अ अथवा आ, यानी कि अ हो या फिर आ हो एक तरफ, यानी पहले वाले पद में अ होना चाहिए, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो ना। लेकिन उसके बाद अगर ई आया है, अ और ई मिलकर ए हो जाता है, और अगर अ के बाद ऊ आया है तो अ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है ना। और अगर अ के बाद री आया है, तो जैसा कि अभी हमने देखा, तो अ और री मिलकर अर बन जाता है ना। तो 3 नियम इसके हैं। अ के बाद अगर ई आया तो ए बन गया, अ के बाद अगर ऊ आया तो ओ बन गया, ठीक है, और अ के बाद अगर री आया तो अर बन गया। ये 3 तरह से गुण संधि होती है। क्लियर है बेटा? अब इसके उदाहरण देख लें। ज्ञान प्लस इंद्र, यानी ज्ञान, न में आ रहा ना, अ के बाद ई आया, अ के बाद ई आया तो अ और ई मिलकर ए हो जाता है, इसलिए ज्ञानेंद्र हो गया। नर प्लस इंद्र, मतलब ज्ञानेंद्र शब्द बन गया ना, क्योंकि अ और ई मिलकर ए बन गया। ए की मात्रा, न में ए की मात्रा बन गई, है ना। ये देखो, अब मैं आपको और डिटेल से बताती हूँ कि ए कैसे बना, है ना। अगर यहाँ पर ये हमने सीखा कि अ प्लस ई अगर आया है तो उसका ए बन जाता है ना। अ और ई बना तो ए बन जाता है ना। और अ धन ऊ आया, ऊ छोटा हो या बड़ा हो, ऊ होना चाहिए। ई या ई कोई भी हो, ई होना चाहिए, तो ए बन गया। अ के साथ ऊ आया तो ओ बन गया, है ना। और हमने अभी उसमें देखा था सप्तर्षि में, अ के साथ अगर री आया है तो अर बन जाता है ना। ये 3 चीजें देखी थी ना हमने। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज देखा कि अ के साथ ई या ई आया तो ए बन गया, अ के साथ उ या उ आया तो ओ बन गया, अ के साथ री आया तो अर बन गया। ये ए, ओ और अर, ये चीजें गुण संधि में बनती हैं, यानी दोनों को मिलाकर एक तीसरा रूप जब बनता है, 2 स्वरों के मिलने से जब तीसरा रूप बनता है जहां पर, वहां पर गुण संधि होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ए और ओ जो है ये संयुक्त स्वर हैं, अपने आप में क्लियर नहीं, क्योंकि इसमें अ और ई मिलकर ए बना, ए
कोई एक स्वर नहीं है, इसके साथ दो स्वर मिले तब जाकर ए स्वर बना। इसी तरह से ओ भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये दो स्वरों से मिलकर ओ बना है। ठीक है, तो इसलिए इनका हमने ध्यान रखना है। अब हम उदाहरणों पर आते हैं। अब बुक में आपके उदाहरण दिए हुए हैं कि ज्ञान प्लस ई, ज्ञान ये अ और ई मिलकर ए हो गया ना। अब इसी से रिलेटेड हमने ये सारे शब्द देखने हैं कि ज्ञान प्लस इंद्र, तो न में अ है और इंद्र में ई है, तो अ और ई मिलकर ए बना, है ना। ये देखो ज्ञानेंद्र हमने शब्द लिया, ज्ञान प्लस इंद्र, और इस न में से हमने अ उतार लिया और इधर ई है ही, तो अ और ई मिलकर ए हो जाता है हमारे नियम के अनुसार, है ना। ये ए हो गया। अब ज्ञान, ज्ञान में से इस न में से हमने अ निकाल लिया था, तो यहाँ पर हल बचा, है ना। अब ये ज्ञान है और अ और ई मिलकर ए बना। अब ये इसको हमने ए को यहाँ जोड़ लिया, है ना। अब यहाँ पे द्र, इंद्र, ई तो हमने ले लिया था नीचे, तो यहाँ पे क्या बचा, आधा न और द्र, है ना। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये न में ए मात्रा मिलकर इसमें लग जाएगी ए, है ना। तो ज्ञा, न में ए मिल गया तो ने, अंद्र ये लग गया ज्ञानेंद्र, ये शब्द बना। समझ आ गया ना बेटा अच्छे से। बस ऐसे ही जोड़ने स्वरों को। तो ये जहां पर अ और ए मिलकर, अ और ई मिलकर एक नया तीसरा रूप जहां बनता है, वहां पर गुण संधि होती है। ये आपने ध्यान रखना है। गुण संधि में तीसरा एक अलग ही रूप बनता है ना। दीर्घ संधि में उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, चाहे अ आ है तो बड़ा आ, उ है तो बड़ा उ, ई है तो बड़ी ई, है ना। लेकिन यहाँ पर गुण संधि में दो स्वरों के, दो अलग अलग स्वरों के मिलने से तीसरा गुण, यानी अ भी है, ई भी है और ए, तीसरा एक अलग ही रूप बन गया। तो जब ऐसा होता है जहां पर, वहां गुण संधि होती है। ये बात आपने ध्यान से समझनी है। अब इसके और उदाहरण देख लें अच्छे से। नर, धन, इंद्र, तो अ और ई मिलके नरेंद्र, जैसे ज्ञानेंद्र बना था ऐसे नरेंद्र। इधर ध्यान से देखो ना, जैसे तो यहाँ पर भी ए की मात्रा लग गई, नरेंद्र हो गया। सत्य प्लस इंद्र तो सत्येंद्र हो गया। जहां पर भी अ और ई आया वहां पर ए बन गया, तो वहां पे ए की मात्रा लग गई, सत्येंद्र सत्येंद्र। अब हम देखेंगे कि बड़ी ई वाला, अ के साथ अगर बड़ी ई आया तब भी ए ही बनेगा। ठीक है, तो परम ईश्वर तो परमेश्वर, सोम ईश सोमेश, सुर ईश सुरेश। यहाँ पर ई, जहां जहां भी अ और ई आया है वहां पर ए बन गया है, यानी कि पूर्व पद में जो भी व्यंजन है उसमें ए की मात्रा लग जाएगी। पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद। पूर्व जो परम पहले आया है ना, और जो बाहर वाला होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। इसको पूर्व और ये उत्तर पद। तो पहले वाले पद में जो भी व्यंजन आया है उसमें उसके आगे अगर ई आया है तो वो ए बन जाएगा, अगर उ आया है तो ओ बन जाएगा। यहाँ पर सब में ई आया है तो इसलिए ए की मात्रा इसके साथ लग जाएगी। परम के बाद ई आया तो म में ए की मात्रा लगकर परमेश्वर बन गया। सोम में के बाद ई आया है तो सोमेश, म में ए की मात्रा लग गई तो सोमेश हो गया। ऐसे सुर ईश है तो सुरेश बन गया, र में ए की मात्रा लग गई सुरेश हो गया, है ना। ऐसे इधर देखो धर्म धन इंद्र है तो धर्मेंद्र हो गया, वीर इंद्र वीरेंद्र हो गया, पुष्प इंद्र पुष्पेंद्र हो गया, नर ईश नरेश हो गया, दिन ईश दिनेश हो गया, गण ईश गणेश हो गया। क्लियर है ना बेटा। अब हम देखेंगे कि उ अगर आता है, उ अ के बाद अगर उ आया तब क्या होगा। देखो अब यहाँ अभी पीछे जो हमने देखा था उसमें यहाँ पर ह्रस्व आ था और साथ में इधर ई, छोटी ई और बड़ी ई देखी थी हमने। लेकिन अब यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ आ की बात हो रही है। यहाँ पर दीर्घ आ है, उसके साथ ई आया तब भी ए ही बनेगा। आ होना चाहिए, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो। और उसके बाद अगर ई दीर्घ है या ह्रस्व है लेकिन ई है तो ए ही बनेगा, ए रूप बनेगा ये वाला। अब देखो राजा इंद्र तब भी राजेंद्र बनेगा, महा इंद्र तब भी महेंद्र बनेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ दीर्घ स्वर है, इधर आ बड़ा आ और इधर बड़ी ई, तब भी ए ही बनेगा रूप। इस बात का ध्यान रखना है। आ के बाद ई होना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, तो वो ए ही बनेगा। अब महा ईश है तब भी महेश बना, महा ईश्वर तब भी महेश्वर बना। अब यहाँ पर देखो रमा इंद्र तो रमेंद्र बना, यथा इष्ट तो यथेष्ट बना, उमा ईश तो उमेश बना, राजा ईश तो राजेश बना। अब यहाँ पर चल रहा है अ के बाद अब जब उ आए, अब ये नया शुरू हो गया, इसको ध्यान से देखो। अ के बाद यदि उ आए तब ओ हो जाता है। अब देखो यहाँ पर वही बात है कि अ या आ, अ होना चाहिए चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, है ना। ये पेंसिल है कि पेन है? पेंसिल देना। ये देखो अ या आ और इधर उ
या ऊ ना, अ हो या आ हो, उसके साथ में अगर ऊ, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, होना ऊ चाहिए। अ के साथ अगर ऊ मिल गया तो ये ओ, यानी ओ से ओखली वाला, ये गुण तीसरा गुण बन जाता है। ठीक है, अब इसके देख लें उदाहरण। चंद्र उदय, चंद्रोदय, है ना। द्र और ऊ, द्र का अ और ऊ मिलकर ओ बना, कॉपी दिखाना, तो दोनों को मिलाकर ओ बना, और ओ जो है वो मात्रा बनकर उसके साथ लग गया। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैंने चंद्र लिखा, चंद्र प्लस उदय, अब द्र अ की साउंड आ रही ना, चंद्र, तो इस द्र र यानी कि र में अ स्वर आया हुआ है, तो अ को हमने यहां लिख दिया और ऊ वाले स्वर को भी ले लिया, तो अ प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया, ये तीसरा गुण बना ओ, है ना। तो यहां पर जब ये अ अलग स्वर है, ऊ अलग स्वर है, और इन दोनों के मिलने से तीसरा एक अलग ही रूप बना, तो जब ऐसा जहां होता है वहां पर गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। तो अ और ऊ मिलकर ओ बना है, तब अब चंद्रोदय बना। ये भी और उदाहरण देख लेते हैं अभी हम। तो उपदेश, हितोपदेश, पर उपकार, परोपकार, यह भी सब में ओ की मात्रा लग रही है, क्योंकि अ और ऊ मिलकर ओ बन गया है, इसलिए सब में ओ की मात्रा लग गई है। चंद्रोदय, हितोपदेश, परोपकार, है ना। समझ आ रहा है बेटे? र है, र में अ है, अ था, अ और ऊ मिलकर ओ बना, तो इन दोनों के मिलने से जो ओ बना वो र में मात्रा बनकर इसमें लग गई, परोपकार बन गया। ठीक है, ऐसे ही यहां देख लो, लोक उक्ति, लोकोक्ति, नर उचित, नरोचित, वीर उचित, वीरोचित। नरोचित और विरोचित की मीनिंग क्या होती है? नरोचित मतलब नर यानी मनुष्य, आदमी, मनुष्यों में उचित। नरोचित तो उचित मतलब जो सही है, और वीर उचित जो वीरों में उचित है, वीरों में जो सही है वो वीरोचित हो गया। ठीक है, ऐसी लोकोक्ति, लोकों में जो उक्ति मतलब कही गई बात, लोक उक्ति, उक्ति मैंने बोला जाना, तो लोगों में जो बोला जाता है उसे लोकोक्ति बोलते हैं, जिसे हम मुहावरे के रूप में, मुहावरे विद्वानों द्वारा बनाए जाते हैं, और जो किसी घटना के आधार पर कोई लोकोक्ति बन जाती है, जो एक प्रचलित हो जाती है, उसको हम लोकोक्ति बोलते हैं, जिसे हम कहावत भी बोलते हैं, है ना। अब बात करेंगे कि अ के साथ अगर बड़ा ऊ मिल जाए। अभी तक हमने छोटा ऊ देखा, अब हम देखेंगे कि अ के साथ अगर बड़ा ऊ मिल जाए तब भी ओ ही होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई ना? शुरू में बताया था अ होना चाहिए पूर्व पद में, अ छोटा हो या बड़ा हो, और उसके सामने अगर ऊ छोटा है या बड़ा है, उसका तीसरा रूप ओ ही बनेगा। ये बात समझ लो। जैसे उधर हमने देखा था, अ के साथ अगर ई है, छोटी ई है या बड़ी ई है, लेकिन ई अगर है आ के साथ तो ए बन जाएगा। ऐसे ही अ के साथ अगर ऊ आया है, ऊ या ऊ, तो ओ ही बनेगा। अब इसके उदाहरण देख लें। जल उर्मी, जलोर्मी, है ना। अ और ऊ मिलकर ओ बन गया था, और ओ जो है वो ल में मात्रा के रूप में लग गया, जलोर्मी। ठीक है, ऐसे ही सागर उर्मी, सागरोर्मी, सागर, र में ओ की मात्रा लग गई, और ये वाला र पहले से ही है, सागरोर्मी, सागर उर्मी, सागरोर्मी, जल उर्मी, जलोर्मी, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे बड़ा आ है, तब भी उसके बाद ऊ आया तब भी ओ ही बनेगा। अगर इधर आ है उसके साथ ओ, तब भी ओ ही बनेगा। अब महा उदधि, महोदधि, महा मतलब महान, उदधि का मतलब सागर से होता है, तो महा उदधि यानी महासागर, है ना। महाउदय, महोदय, महान उदय किसी का हो तो महोदय हो गया। और महाउत्सव, महोत्सव, है ना। आ और ऊ मिलकर ओ बन गया ना, तो ह में ओ की मात्रा लगी, महोत्सव। जन्म उत्सव, तो जन्म, म में ऊ मिल गया, ऊ मिलकर ओ मिल गया, ओ बन गया, इसलिए जन्मोत्सव हो गया। अ और ऊ मिलकर ओ बना, इसलिए म में हमने ओ की मात्रा लगा दी इन दोनों की जगह पर, है ना। तो ओ, तो ये जो ऊ होता है ना, और इधर वाला ऊ और ई, ये खत्म हो जाते हैं इसकी जगह, तो इसलिए वो मात्रा बनकर उसमें लग जाता है, तो जन्मोत्सव हो गया। ऐसी आ और ऊ, आ और ऊ मिलकर फिर से ओ बना, यानी इधर दोनों तरफ दीर्घ स्वर हैं, बड़ा आ है और बड़ा ऊ है, तभी ओ ही बना। तो महा ऊर्जा, दोनों में इधर बड़ा आ है, इधर बड़ा ऊ है, लेकिन दोनों के मिलन पे हम बना ओ ही है, तो महोर्जा, महा ऊर्जा, महोर्जा, है ना। ऐसे ही गंगा उर्मी, गंगोर्मी, दया उर्मी, दयोर्मी, यमुना उर्मी, यमुनोर्मी, इस तरह से शब्द बना। अब अर वाले भी आ गए, जो हमने पहले सीखा था सप्तर्षि वाला, तो यहाँ पे ऋषि वाले भी आ गए। तो हमने क्या सीखा था कि अ के साथ अगर री आए तो अर बन जाता है, जिसमें र में हल होता है। अब यहाँ पे देव ऋषि तो देवर्षि, ब्रह्म ऋषि तो ब्रह्मर्षि, है ना।
सप्तऋषि तो सप्तर्षि, वसंत ऋतु तो वसंत ऋतु, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। अब अगर कहें कि अगर पूर्व रूप में बड़ा आ है तब भी री के मिलने से वो अर ही बनेगा, तो महाऋषि महर्षि, राजा ऋषि तो राजर्षि, इस तरह से ये गुण संधि रूप बनती है। ठीक है, इसी में समझाएं या फिर अगले वीडियो में बताएं? अगले वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि आपके वृद्धि संधि और वो बाकी भी समझाऊंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, विराम लेते हैं। अगले वीडियो में और उदाहरण लेकर आएंगे, वृद्धि संधि सीखेंगे और यण संधि सीखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।